जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज सेट नंबर 8 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है यानी कि पॉलिटी से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम एक बार देख लेंगे। आज आधे देखेंगे, आधे कल देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ के नाम और राज्य क्षेत्र, किसके? संघ के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अभी हाल ही में बहुत सारे नामों में परिवर्तन हुआ है, तो वो किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 3 के तहत में होता है, ठीक है। अगर किसी भी सीमाओं में कम या ज़्यादा करना हुआ, जैसे मान लो एमपी और यूपी है, यूपी का कुछ हिस्सा एमपी को देना चाहे और एमपी का कुछ हिस्सा यूपी को देना चाहे, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 आर्टिकल के अधीन जितनी भी विधियां बनाई गई हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दूसरी और तीसरी आर्टिकल जो है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है? नागरिकता के बारे में ये वर्णन करता है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता का वर्णन लिया गया है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पहले भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है उनके बारे में ये वर्णन करता है। आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर, मान लो कोई भी व्यक्ति है और वो विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, किसके? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानूनों का विनियमन, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इम्पोर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 1 से लेकर 4 में क्या है? भाग 1 है, ठीक है। भाग 1 है। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। और ये क्या चल रहे हैं? मौलिक अधिकार ही चल रहे हैं। अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 15 इम्पॉर्टेंट है, धर्म जाति लिंग पर भेद, ठीक है। आर्टिकल 16 इम्पॉर्टेंट है, लोक नियोजन के अवसर में समानता। आर्टिकल 17 इम्पॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 19 में भी कई भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 6 भाग हैं। कहाँ तक हैं? तो जी तक हैं। और इस जी में जी जी में ABCDE F नहीं है, और कौन सा है? जी है, ठीक है। एफ नहीं है, इसमें जी है। एफ में क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। बोस संघ आवागमन बस व्यापार, आपको पिछले सेटों में ये चीज़ हमने करवा दी है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 क्या वर्णन करता है? 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, जबकि आर्टिकल 45 क्या वर्णन करता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए
शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या कहता है? 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात होती है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम। ठीक है, आर्टिकल 23 के बारे में वर्णन होता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों में जो बच्चों को लगाया जाता है उन पर प्रतिबंध की बात की गई है। और आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 इम्पोर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 ये कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है, और इसी को आर्टिकल 32 को ही जो है क्या बोला गया है कि अधिकारों को प्रवर्तित करने का उपचार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 48 में क्या है? जो पशुओं और कृषि और पशुपालन संगठन जो है वो 48 में, लेकिन 48 के काम में क्या है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना जो है वो आर्टिकल 48 के काम में आता है। आर्टिकल 49 क्या कहता है? जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं और वस्तुएं हैं राष्ट्र की, ठीक है, उनका संरक्षण के बारे में जो है वो आर्टिकल 49 वर्णन करता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, यानी कि अलग होना। आर्टिकल 51 क्या कहता है? 51 रुपए दे के शांति का प्रतीक जताते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन आर्टिकल 51 में है। 51 के काम में क्या है? मूल कर्तव्य हैं जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन करता है। राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल की ट्रिक क्या है? पकानी कोका दियो दशम, ये आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, पद हो गया, पक्का कार्यपालिका हो गया, पकानी निर्वाचन हो गया, कोका यानी कि निर्वाचन की रीति, और पदावधि, पदानी कोका यानी कि पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल। ठीक है, कोका द्यो यानी कि द्यो का मतलब होता है दोबारा, यानी कि पुनर्निर्वाचित कर सकते हैं इसको, यानी कि दोबारा वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और यो से हो गया योग्यताएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अहर्ताएं बोल दें या फिर योग्यताएं बोल दें, एक ही बात होती है। द्यो दशम, दशम से क्या होता है? शर्तें राष्ट्रपति की 59 में, और शपथ जो है वो 60 में, और महाभियोग जो है वो किसमें है? आर्टिकल 61 में। और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 62 में क्या है? तो आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, ठीक है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, या फिर उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? उसका निकास सनी, उसका नी का यानी कि पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल, उसका निकास, ठीक है, सनी, सनी क्या हो गया ये? देखो उसका निकास सनी कैसे हो गया? भारत का उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। 64 में क्या है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसका किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के रिक्ति पर कौन कार्यभार संभालता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के न होने पर उसका कार्यकाल संभालता है। 66 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि या फिर कार्यकाल की बात कर ले
68 में क्या है, रिक्ति पद भरने के लिए निर्वाचन, ठीक है। उपराष्ट्रपति में भी किस में थी, तो 62 में थी, किस में थी, 62 में थी, और यहाँ पर कितने में है, 68 में है। सानी का मतलब क्या होता है, 69, यानी कि शपथ के बारे में बात की गई है। 70 में क्या है, निर्वहन की बात की गई है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकता में, ठीक है, मान लो अन्य अगर कोई इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पर जो है उपराष्ट्रपति अपने तथ्य देंगे। आर्टिकल 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बात की गई है। 7-2 यानी कि 72 राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान की शक्ति उसके पास में होती है। किसकी क्षमादान की शक्ति, तो मृत्यु दंड के क्षमादान की शक्ति होती है। अनुच्छेद 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। आर्टिकल 74 क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है 74 में, और 75 में जो है वो मंत्री परिषद का गठन के बारे में बात करती है, ठीक है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 76 क्या कहता है, तो भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 77 क्या करता है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन के बारे में आर्टिकल 77 बात करता है। आर्टिकल 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, यानी कि किसका, मोदी जी का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति जी को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देना। अगर कोई भी चीज़ का मतलब है कोई भी प्रस्ताव वगैरह अगर जारी करना है, कोई भी बात है, तो वो राष्ट्रपति से ज़रूर सलाह लेंगे। 79 क्या कहता है, संसद का गठन करता है। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 83 क्या कहता है, संसद के सदनों की अवधि के बारे में आर्टिकल 83 वर्णन करता है। आर्टिकल 84 क्या कहता है, संसद के सदस्यों की अर्हताएं यानी कि योग्यताएं के बारे में बात करता है। किसके, संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। आर्टिकल 85 क्या कहता है, संसद का सत्र 57 और विघटन, यानी कि संसद के सत्र कितना बढ़ाया जाएगा, कितना कम किया जाएगा, ये आर्टिकल 85 में वर्णित है। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में है, तो आर्टिकल 87 में वर्णित है। आर्टिकल 88 क्या कहता है, सदनों के बारे में मंत्रियों और मान्यवादी का अधिकार होता है। आर्टिकल 89 क्या कहता है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, किसका, राज्यसभा का एक तो सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 क्या कहता है, उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद से हटाया जाना, किसमें, 90 में। 91 क्या कहता है, यहाँ पे उपसभापति हो गया, अब सभापति की बात होगी। सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो 91 के अंतर्गत आती है। 92 में क्या है, सभापति या उपसभापति के पद को हटाने का संकल्प और विचाराधीन जो है वो उसके पीठासीन ना होगा। क्या होगा, उसके पीठासीन ना होगा, यानी कि उसके पीठ पीछे उसको नहीं हटाया जाएगा, उसकी जानकारी में ही सारी चीज़ें जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष, ऊपर किसका था, राज्यसभा के, अब नीचे किसके हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, किसके पद के बारे में बात की गई है। 95 क्या है, अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, किसमें, 95 में। 96 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना, ठीक है। आर्टिकल 97 क्या कहता है, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, किसके, सभापति, उपसभापति किस में आएंगे, राज्यसभा में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में आएंगे, तो लोकसभा में आएंगे। इनके वेतन और भत्ते, इन दोनों की बात किस में की गई है, 97 में की गई है। 98 में क्या बात बोली गई है, संसद का सभी चालय, ठीक है, संसद का सभी चालय 98 में है। 99 में क्या है, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
99 में। 100 में क्या है, संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य, किसके, संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति होती है। यानी कि अगर कोई पद खाली है तो ऐसा नहीं है कि उसके काम को नहीं किया जाएगा, या तो उनके काम को किसी दूसरे को सौंपा जाएगा या फिर उसकी किसी दूसरे पर्सन को उसके लिए चुना जाएगा। तो ये किस में है, आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 108 में क्या है, तो 108 में संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी, दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अनुच्छेद 109 की बात कर लेते हैं तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है 109 में। 110 में धन विधेयक है, 111 में विधेयकों पर अनुमति है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, 118 में प्रक्रिया के नियम है, किसके, प्रक्रिया के। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ एसआई में ये पूछी गई है। क्या है, 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 1, 2, 3, यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किस में है, तो 1, 2, 3 में है। और राज्यपाल की जब आएगी तो 2, 1, 3, यानी कि 213 में अध्यादेश की शक्ति होती है, किसकी, राज्यपाल की। और राष्ट्रपति की तो 1, 2, 3। 124 की बात कर लेते हैं तो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। उच्च न्यायालय बोल रहे हैं तो हाई कोर्ट आएगा, और उच्चतम बोल रहे हैं तो हो जाएगा क्या, सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीशों का वेतन 125 में है। कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी, सीजीआई की। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है, संजय मल्होत्रा जो हैं वर्तमान में सीजीआई है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं, तो 126 के तहत में आते हैं। आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक कितनी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं, कौन सी, मुख्य न्यायाधीश। और कौन सी ऐसी पहली फीमेल थी जो न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 127 ये कहता है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में। 128 ये कहता है सेवानिवृत्त किसकी, न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में, ठीक है। 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में बात करती है आर्टिकल 130। 131 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, ठीक है, ये कहाँ तक हो गए, 131 तक हो गए हैं। अब इसके बाद में जब सेट नंबर 10 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में जो है दोबारा से 131 के बाद में स्टार्ट करेंगे, और 3 दिन जो है वो हमको सेम टू सेम यही आर्टिकल पढ़ने हैं। अब सेट नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है, तो धमाल जो है, जो कि कुल्लू दशहरा के समय मनाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश का है। झोरा झोली छपेली ये कहाँ के हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। महासू डांगी थाली किन्नौरी, हिमा और आंचल जो हैं वो डोंगी थाली ये लेकर सभी जा रही थी, किसमें, झोरा झाली में डालकर, ठीक है। और छपेली भी उसी में पड़ी थी, और धमाल करते हुए जा रही थी, कौन, हिमा और आंचल। धमाल की बात कर लेते हैं। वैसे धमाल जो है वो हरियाणा में भी मनाया जाता है, कहाँ पर, हरियाणा में भी। या तो आपको क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश देंगे या फिर हरियाणा देंगे, ठीक है। सिद्धि धमाल, कौन सा, सिद्धि धमाल। एक है धमाल, दूसरा है सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल कहाँ का है, ये गुजरात का है। भोर ताल, असम, भोर हो गई थी, आस में बैठी थी, बहू बिहू, ठीक है। बगरुम्बा कहाँ पर, रूम में रुस गई थी, ठीक है। ये सभी कहाँ के हैं, असम की हैं। कृष्णाट्टम की बात कर लेते हैं। जहाँ अट्टम वर्ड आएगा वो केरल में जाएगा, ठीक है। कौन सा, अट्टम वर्ड हमेशा केरल में जाएगा।
तुर्रा कलंगी की बात कर लेते हैं तो ये मध्य प्रदेश का नृत्य माना जाता है। ठीक है, मलखम हमने कहाँ बताया था, मलखम कहाँ बनता है तो एमपी में बनता है। मटकी डांस, इसके अलावा जवारा डांस, ठीक है, मध्य करके एक डांस है तो वो भी कहाँ के हैं, एमपी के हैं। बलायता की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। चुटकी की बात कर लेते हैं, चुटकी में क्या निकलते हैं, सिक्के निकलते हैं। प्रीता की बात कर लेते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जेलियांग की बात कर लेते हैं जिसमें ये लियांग बलियांग, या तो वो अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे या फिर नागालैंड में जाएंगे। ठीक है, 98% अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे। और जो ये है ना जेलियांग, इसको याद रखेंगे, कहाँ पर जाएंगे तो जेली में कौन फंस गया था, नाग फंस गया था। ठीक है, जेलियांग नागालैंड। झूलन की बात कर लेते हैं तो ये राजस्थान का है। राजस्थान के और कौन कौन से हैं तो कालबेलिया नृत्य जो है वो भी राजस्थान का है, काल बुला लिया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। सोंगी मुखावटे की बात कर लेते हैं तो ये महाराष्ट्र का है। गोम्फ, चिक्कल कालो, सनबर्न, ठीक है, साओ जाओ, ये कहाँ के हैं, ये गोवा के हैं। माई माता की बात कर लेते हैं तो ये त्रिपुरा का है। टुडका बोल की बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड का है। कोली की बात कर लेते हैं तो ये महाराष्ट्र का है। हमने बताया था उफ, है ना, कूद, ये सब कहाँ के हैं, ये सभी जम्मू एंड कश्मीर के। हिकात, है ना, ये सब कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। फगुआ की बात कर लेते हैं तो ये बिहार का है। और बिहार का अभी कुछ टाइम पहले बहुत फेमस एक जो है त्यौहार मनाया गया था। कौन सा त्यौहार था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चित्रकला की बात कर लेते हैं तो बरली और रंगोली, ये कहाँ की हैं, ये महाराष्ट्र की हैं। गोंड और बाघ की बात कर लेते हैं। वैसे बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। और बाघ चित्रकला जो है वो भी मध्य प्रदेश की है। पट्टचित्र और सोरा की बात कर लेते हैं तो पटक दिया और फिर उड़ा दिया तो क्या होगा, सोरी तो होगा। तो पट्टचित्र और सोरा ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। फड़ और मंडाना, राजा के स्थान पर तुमने फड़, फड़ मतलब फन, ठीक है, और मडरा रहे हो, फन पटक रहे हो अपना और मडरा रहे हो तुम उधर ही उधर। ठीक है, कजली और लघु, फन कैसा है तुम्हारा, लघु यानी कि छोटा है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ के हैं, राजस्थान के। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो कोल्लम और तंजौर, ये इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहे हैं कि तमिलनाडु के हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो चिकनकारी जो कि लखनऊ में बनती है। ठीक है, चिकनकारी की जो की जाती है जो कलाकारी, वो चित्रकला की बात करते हैं। बिहार की बात कर लेते हैं तो मिथिला और मधुबनी और अरिपन, ये कहाँ की है, ये बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो रंगावली और कसूती जो है ये कहाँ के हैं, ये कर्नाटक की हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं तो पिथौरा और अथिया, ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो कलमा जट्टू जो है वो केरल का है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो पेरिवल और निर्मल, ये दोनों ही तेलंगाना के हैं। जादो पटिया, वैसे तो ये बिहार में भी मनाया जाता है और झारखंड, दोनों में ही मनाया जाता है। मनाया नहीं जाता है, चित्रकला है ये। ठीक है, जादो पटिया क्या है, एक चित्रकला है जो कि बिहार में भी बनाई जाती है और झारखंड में भी ये बनाई जाती है। फुलकारी की बात कर लेते हैं तो ये पंजाब में इसकी चित्रकला बनाई जाती है। पंच केदार की बात कर लेते हैं तो पंच केदार में शामिल क्या क्या है। एक तो तुंगनाथ है जिसमें क्या है, शिव जी के हाथ के दर्शन होते हैं। दूसरा है रुद्रनाथ, इसमें चेहरे के दर्शन होते हैं। तीसरा है कल्पेश्वर, इसमें बाल की पूजा होती है। फिर है केदारनाथ, इसमें बैल रूपी कुंवर की पूजा होती है। कहाँ पर, केदारनाथ में, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। केदारनाथ कहाँ पर स्थित है तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मध्य महेश्वर में क्या होता है, नाभि के दर्शन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के किनारे स्थित है। कौन सा, बद्रीनाथ, जो कि भगवान शिव से संबंधित है। वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं तो वॉलीबॉल का जो पुराना नाम है वो है मिंटो नेट। क्या है, मिंटो नेट। स्पाइकिंग
क्या होता है? स्मैशिंग का अन्य नाम है स्पाइकिंग। ब्लॉकिंग क्या होता है? नेट के पास होता है, ठीक है। लिस्टिंग क्या होता है? ऊपर उठाना, जैसे नहीं बॉल को एकदम ऊपर उठा के फिर एकदम शॉट मारते हैं, ठीक है। और ब्लॉकिंग क्या होता है? नेट के पास में ही बिल्कुल बॉल को मारना। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। मैदान की लंबाई कितनी है वॉलीबॉल की? तो बा ऐसे बनाते हैं ना, इसी को 9 कर दो और इसी को डबल कर दो, यानी कि 18, ठीक है। मैदान की लंबाई कितनी हो गई? तो 18/9 हो गई। बीच वॉलीबॉल की बात करते हैं तो बीच वॉलीबॉल की जो लेंथ होती है वो 8 और 16 होती है, इसकी दुगनी कर दो। वॉलीबॉल में आपको दुगना ही दुगना करना है, ठीक है। पुरुष के नेट की हाइट कितनी होती है? क्यों, इसकी तो ज़्यादा होगी ना, तो 2.43 इसकी हाइट होती है। वॉलीबॉल जो है इसकी हाइट किसकी? नेट की, ठीक है। इस तरीके से होता है, बीच में ये नेट लगा होता है, 6 पर्सन यहाँ होंगे और 6 पर्सन जो है वो यहाँ होते हैं, ठीक है। ये वाले जो है ये बॉल को यहाँ पे फेंकना होता है। तो ये जो नेट की ऊंचाई होती है इसमें मेल की ऊंचाई 2.43 होती है और फीमेल की जो है वो 2.24 मीटर होती है। इसमें गेंद का वजन कितना होता है? तो 260 से लेकर 280 ग्राम तक इसका वजन होता है। कुश्ती की बात कर लेते हैं तो कुश्ती जो है वो कुश्ती में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, जिनके बीच में आपको 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। 3 मिनट का हो गया, 30 सेकंड का ब्रेक दे दिया, फिर 3 मिनट का हो गया, और इसमें जो है 3-3 मिनट के होते हैं। लेकिन अगर अंडर 15 एज है आपकी तो आपको 2-2 मिनट के 2 राउंड खेलने हैं। कितने मिनट के? 2-2 मिनट के 2 मिनट, फिर 30 सेकंड का गैप, फिर 2 मिनट, ठीक है। ओलंपिक 2024 की बात कर लेते हैं तो अमन सहरावत ने डेरियन क्रूज को हराया था। किसको? डोरियन क्रूज को हराया था, जो कि प्लोटोरिको के थे, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी सिंगजुआन है। कौन सी? सिंगजुआन है, ऐसे याद रखेंगे। अमन सहरावत ने ओलंपिक 2024 में कुश्ती में डेरियन क्रूज को हराया, ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के एक देश प्लूटोरिको के थे जिसकी राजधानी सिंगजुआन है। फ्री स्टाइल की बात कर लेते हैं तो ये फ्री स्टाइल गेम है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। कुश्ती को 1904 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। और ग्रीको रोमन की बात कर लेते हैं तो इसमें ओनली मेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कमर से ऊपर ही पकड़ते हैं। क्या? बॉल जो है वो कमर से ऊपर ही आपको पकड़नी होती है और इसमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेट करते हैं। 10 अंकों की लीड पर खिलाड़ी जो है इसमें जीत जाते हैं। किसमें? कुश्ती में। अमन सहरावत को याद रखेंगे, क्योंकि 2024 में जो है इन्होंने ओलंपिक में, ठीक है, मेडल जीता है, हराया है इन्होंने किसी को। और कितने कितने सेकंड के होते हैं? तो 3-3 सेकंड के होते हैं। 30 सेकंड का गैप दिया जाता है। और अंडर 15 एज है अगर आपकी, मतलब अंडर 15 का मतलब है 15 साल से कम एज वाले जो पर्सन कुश्ती करते हैं उनकी। 2011 की जनगणना की बात कर लेते हैं तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में लिंग अनुपात जो है वो सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जो है वो 996 है और शहरी जो है वो 853 है। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है? तो 949 है, जबकि शहरी जो अनुपात है वो 929 है। सबसे अधिक लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं। लिंग अनुपात का मतलब होता है मेल और फीमेल, यानी कि 1000 औरतों के बीच में कितने पुरुष हैं, ठीक है, या फिर 1000 पुरुषों के बीच में कितनी महिलाएं हैं। इस तरीके से जो लिंग अनुपात है वो निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 1000 पुरुषों के बीच में देखते हैं कि कितनी महिलाएं जो हैं वो हैं, ठीक है। जैसे केरल में 1000 पुरुषों के बीच में 1084 फीमेल्स हैं। तो सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो केरल का है। केरल के बाद पुडुचेरी का है, जो कि यूनियन टेरिटरी में पहला है। कितना? 1037, ठीक है।
तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, 996 है, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 993। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी में सेकंड नंबर पर आती है, जिसका लिंग अनुपात 947 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 947 फीमेल्स हैं। सबसे कम लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं, तो ये हरियाणा का है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फीमेल्स बहुत कम हैं और मेल जो है वो ज़्यादा है। यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं, तो दमन हो गया, किनका, फीमेल्स का जो है वो दमन हो गया, दमनदीप, और वहाँ पर किसको, पुडुचेरी में, अच्छा है। और कम की बात कर लेते हैं तो दमनदीप है। भारत की बात कर लेते हैं ओवरऑल, तो 1000 पुरुष पर पूरे भारत में 943 महिलाएं हैं, ठीक है। सभी स्टेट को मिलाकर 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान समय में हैं। 6 वर्ष लिंग अनुपात सबसे अधिक किसका है, तो 6 वर्ष लिंग अनुपात सबसे अधिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे लिंग अनुपात की बात हो रही है, ठीक है। साक्षरता बात होती है कि पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, और लिंग अनुपात का मतलब होता है मेल और फीमेल के बीच में कितना डिफरेंस है। और सबसे कम लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं, तो कहाँ का है, हरियाणा का है, ठीक है। 6 वर्ष के लिंग अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर भारत की बात करें तो 919, ठीक है। लोकसभा की बात कर लेते हैं, तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित सीट जो है वो कितनी है, 84 है। एसटी के लिए कितनी है, 47 है। एससी की सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। एसटी की सबसे ज़्यादा की सीटों की बात करें तो एसटी लोग कहाँ पर हैं, तो एमपी में हो, और एससी लोग कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश में है। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो जीवी मावलंकर बने थे। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो एम.ए. अयंगर जो हैं ये फर्स्ट उपाध्यक्ष बने थे लोकसभा के। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की बात कर लेते हैं, तो 543 हैं। किसके आधार पर हैं, तो 1971 परिसीमन के आधार पर हैं। 2027 तक इन सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं। महाराष्ट्र की कितनी हैं, तो 48 हैं। पश्चिम बंगाल की कितनी हैं, 42 हैं। बिहार की बात कर लेते हैं तो 40 हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो 39 हैं। लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जानते हैं, या फिर लोअर हाउस इसको कहते हैं। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, या उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहते हैं। पहली बार गठन जो है वो लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1951 में आया था के आधार पर होती है किसकी, लोकसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की बात कर लेते हैं, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है, जबकि लोकसभा जो है वो 81 में आता है, और संसद जो है वो 79 आर्टिकल में आता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। किसके, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन है, तो लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं इसमें रिटायर हो जाते हैं। किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। कुल सीट कितनी है, तो 250 कुल सीट राज्यसभा में हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये किसके संविधान स्रोत से लिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और 238 जो हैं वो एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को होता है, और इसकी पहली बैठक
लोकसभा के साथ में ही होती है। पहली बैठक भी 13 मई 1952 को होती है और राज्यसभा की भी बैठक जो है वो 13 मई 1952 को होती है। पहले सभापति और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे राज्यसभा के? देखो, उपराष्ट्रपति तो भारत का होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के पहले सभापति जो हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था और राज्यसभा के पहले उपसभापति जो हैं वो एस.वी. कृष्ण मूर्ति को बनाया गया। संसद की बात कर लेते हैं तो संसद जो है आर्टिकल किस में आता है? 79 में आता है। और संसद में 3 सेशन चलते हैं, यानी कि 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून और तीसरा होता है शीतकालीन, ठीक है। तो बजट जो है वो फरवरी से मई तक चलता है, फिर जून की छुट्टी होती है, फिर जुलाई अगस्त में मॉनसून चलता है, सितंबर अक्टूबर की छुट्टी होती है, नवंबर और दिसंबर में शीतकालीन चलता है। कम से कम कितने सत्र हो सकते हैं? तो 2, और अधिक अधिक कितने हो सकते हैं? तो वैसे भी 3 सत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 3 होते हैं, 3 में 2 जो हैं वो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। तीसरा नहीं भी हो तो भी चलेगा। 17वां और विघटन से संबंधित है आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 85। आर्टिकल 83 अभी बता के आए हैं, संसद के कार्यकाल या फिर समय अवधि की बात होती है। आर्टिकल 87 क्या है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल 93 क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है, ठीक है। 98 क्या है? तो संसद सचिवालय के बारे में इसमें बात की गई। जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं तो जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से लेकर 1627 तक चलता है। जहांगीर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तुज़िक-ए-जहांगीरी, जो कि 1609 में लिखी थी और इसको पूरा किसने किया था? तो मोतविंद खान ने इसको पूरा किया था, ठीक है। किसको? तुज़िक-ए-जहांगीर को। जहांगीर के द्वारा ही जो है जो न्याय की जंजीर जो है वो लगवाई गई थी, ठीक है। और कहाँ पर लगवाई गई थी? तो आगरा में लगवाई गई थी, जिसमें 60 घंटियाँ थीं। कितनी थी? 60 घंटियाँ थीं। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के समय को। किसका? चित्रकला का स्वर्ण काल। अंग्रेज कौन सा आया था जहांगीर के समय में? तो हॉकिंस आता है। कौन सा? हॉकिंस, जो कि 1608 में सूरत में आता है। इससे वहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा घेर लिया गया था। किसको? हॉकिंस को। 1609 में आगरा में मिला। कौन? जो हॉकिंस है जहांगीर से 1609 में मिलता है। फिर 400 का मनसब बनाया। किसने? जहांगीर ने। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसने? हॉकिंस को दी गई थी, ठीक है। इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा दी गई थी। दूसरा अंग्रेज कौन आता है? तो मिडलटन जो है वो दूसरा अंग्रेज आता है। तीसरा अंग्रेज भी इन्हीं के कार्यकाल में आता है। तो कौन सा था? थॉमस रो था, जो कि जहांगीर से कहाँ मिला था? अजमेर में मिला था। और जहांगीर का अन्य नाम कौन सा था? तो सलीम जो है वो अन्य नाम था। और ये 1605 में भारत आता है थॉमस रो। अगला क्वेश्चन है मेहरुनिसा के बारे में, जो जिनकी शादी जो है वो जहांगीर से होती है। कब? 1611 में। और नूरजहां भी इन्हीं को कहा जाता है। किनको? मेहरुनिसा को। इनके पिता कौन थे नूरजहां के? तो एतमद्दौला थे, जिनका मकबरा आगरा में बनवाया गया है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और कौन सी शैली में बना हुआ है? तो पित्राद्युरा शैली में बना हुआ है। कौन सा? एतमद्दौला का मकबरा सफ़ेद संगमरमर और पित्राद्युरा शैली से बना हुआ है। इनकी माता थी अस्मत बेगम। इन्हें गुलाब से इत्र का निर्माण किया था। अस्मत बेगम ने क्या किया था? गुलाब से इत्र का निर्माण। शाहजहां की बात कर लेते हैं तो इसका बचपन का नाम खुर्रम था, जो कि जहांगीर
का बेटा था। कौन? शाहजहां। इसके और भी बेटे थे, खुर्रम, जिसका बाद में नाम जो है वो जहांगीर होता है, खुसरो भी था, शहरयार भी था और परवेज भी था। ठीक है। खुसरो जो है वो 1606 में विद्रोह करता है और पांचवें गुरु जो अर्जुन देव थे, इनको, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के साथ में ये विद्रोह करता है। ठीक है। कौन? खुसरो। शाहजहां की बात कर लेते हैं तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा गया और इसके काल को स्थापत्य कला कहा जाता था। इसने 1648 में लाल किले का निर्माण करवाया। किसका? लाल किले का। ठीक है। और ताजमहल का निर्माण जो है 1631 से इसने शुरुआत की और 1652 में ये बनकर तैयार हो गया। और इसने अपनी नई राजधानी जो है वो नई दिल्ली को बनाया, जिसकी कब बनाया? तो 1638 में बनाया। डायरेक्टर कौन थे ताजमहल के? तो इंसान खां जो हैं वो डायरेक्टर थे। और डिजाइन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल की डिजाइन बनाई गई थी। काली मिट्टी की बात कर लेते हैं तो इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं या फिर करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसको? काली मिट्टी को, जो कि गन्ने और कपास के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसका काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये होता है। किसका? काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और नमी धारक करने में क्षमता ज़्यादा होता है। यानी कि इस जैसे पानी भरा ना, कुछ मिट्टियाँ होती हैं एब्जॉर्ब कम करती हैं और काली मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब जल्दी कर लेती हैं। इसका नाम क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय चेरनोजन के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में काली मिट्टी मिलती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में। मिट्टियों के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, जो कि 43% है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। लाल मिट्टी कितनी परसेंट है? तो 18% है। रेगिस्तानी मिट्टी 4.32% है। लेटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं तो 4.30% है। और काली मिट्टी का कितना परसेंट है? तो 15% है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है। ठीक है। और टिटेनीफेरस के कारण इसका काला रंग होता है, जिसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो कि 1929 में बन गया था। और एक्ट कौन सा था? तो 1860 का एक्ट था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की बात कर लेते हैं तो 1953 में इसकी स्थापना होती है। मृदा सर्वेक्षण और मृदा संरक्षण 53 में होती है, सर्वेक्षण 56 में होती है। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में आती है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कल से लोकपाल दिवस मनाना भी शुरू हुआ है। और कब? तो 16 दिसंबर को। ठीक है। 16 दिसंबर को जो है वो लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। एक मिनट, इसको हम कंफर्म करके बताते हैं। शायद 16 जनवरी है फिर 16 दिसंबर है। ठीक है। कंफर्म करके अभी थोड़ी देर में लास्ट में कमेंट बॉक्स में कर देंगे। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि कल ही मनाना इसको शुरू किया गया है। विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को याद रखेंगे। महासागर की बात कर लेते हैं तो महासागर कितने हैं? तो 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा भी है। और सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और मैरियाना गर्त भी उसी को कहते हैं, जिसकी गहराई
33 मीटर है। किसकी? मैरियाना गर्त की गहराई। अटलांटिक है दूसरा, हिंद महासागर है तीसरा, दक्षिण महासागर है चौथा और आर्कटिक महासागर है पांचवा। नोट के बारे में बात कर लेते हैं तो 100 रुपए के नोट पर कोरिए ब्लिक की लाइनें कितनी होती हैं? तो चार होती हैं। 200 पर भी 4 होती हैं, लेकिन 500 पर कितनी होती हैं? तो 5 लाइनें होती हैं। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है, जो कि उड़ीसा का है और इसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। 500 रुपए के नोट पर लाल किला बना हुआ है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाप बनी हुई है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और रानी की बाप जो है वो उल्टी बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? उल्टी बनी हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1992 में होती है और फेरवानी समिति के आधार पर होती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो शुरू की गई वो NSEOI के द्वारा शुरू होती है। इसको सेबी ने मान्यता कब दी? यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 1993 में इसको मान्यता मिल जाती है। ये 92 में बनता है और 93 में इसको मान्यता दे दी जाती है। स्थापना के समय इसमें कितनी पूंजी थी? तो 25 करोड़ इसमें पूंजी थी। और आरबीआई के पास में कितनी पूंजी थी? तो 5 करोड़ थी। और नाबार्ड के पास कितनी पूंजी थी स्थापना के समय? तो 100 करोड़ पूंजी थी। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना जो है वो 1875 में होती है और प्रेमचंद रायचंद के ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। किसने? प्रेमचंद रायचंद के द्वारा। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। एग्जिम की स्थापना कब होती है? एक्सपर्ट इंपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, 1982 में इसकी स्थापना होती है। इसका मतलब क्या था? एक्सपोर्ट का मतलब था जाना, इंपोर्ट का मतलब था आना। बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि आयात और निर्यात का नियमित करने के लिए इसकी स्थापना होती है। ठीक है। IDBI की स्थापना 1964 में होती है। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किसका? IDBI का। केल्विन की बात कर लेते हैं तो केल्विन जो है वो तापमान का वह पैमाना है जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है। किसमें? केल्विन में। फ़ारेनहाइट जो है वो मानव शरीर का तापमान के लिए होता है और सेल्सियस जो है वो जैसे पानी है, हवा है, तापमान है, इनको मापने के लिए सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो इन दोनों को उठा लो, इन दोनों में एक्सचेंज करना हो, कोई चीज़ पूछना हो तो इन दोनों को उठा लो, बराबर में करना है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ठीक है। यहाँ पे C/5 है, यहाँ पे F-32/9 है, यहाँ पे K-273/5 है। पूछ सकते हैं कि केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। रसोई गैस की बात कर लेते हैं। LPG। ठीक है। ये LPG रसोई गैस वाला है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये वो वाला नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। वो LPG अलग है, ये LPG अलग है। रसोई गैस में होता क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसमें जो स्मेल होती है वो एथाइल मरकैप्टन की होती है। किसकी? एथाइल मरकैप्टन की होती है। LPG योजना कब आती है? तो PM उज्ज्वला योजना जो है पहली वाली वो 1 मई 2016 को बलिया से शुरू होती है और
2.0 जो है वो 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। कौन सी? पीएम उज्ज्वला योजना 2.0। सबसे बड़ी वृद्धि स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, जो कि पुरानी रेड ब्लड सेल्स को यानी कि आरबीसी को नष्ट करती हैं। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का 3 से लेकर 5 दिन इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी का कितना होता है? तो 120 होता है। यकृत जो है वो पित्त का निर्माण करता है। अवटु की बात कर लेते हैं। अवटु क्या होता है? थायराइड होता है। इसमें क्या होता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालता है, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये होती है अग्नाशय। ठीक है, थायराइड जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसको अवटु भी कहते हैं। और सबसे बड़ी वृद्धि स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। और यकृत क्या करता है? तो पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।